गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? मस्त हो? पढ़ रहे हो? हाँ, सब पढ़ते ही होंगे। और आज हम क्लास 12 क्लास के जो हिस्ट्री है, जो प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले इतिहास क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब उसके बाद में इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। जिससे हम लोग का पहला पाठ के नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों सभ्यता पड़ा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर उसके बारे में क्या क्या जानकारी लेते हैं, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। अब देखिए, अब यह बिहार बोर्ड की हिस्ट्री का हम लोग है, तब इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे बाबू, इतिहास है क्या। इतिहास है क्या, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे, इतिहास है क्या। इतिहास हम उससे कहते हैं जो बीत गया समय, जो क्या हुआ, बीत गया, जो कालखंड बीत गया उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। जो मतलब बीता हुआ जो समय का धुरियाता है, जिसको हम पढ़ते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके से हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। देखो, बीती हुई घटनाओं का कालक्रमानुसार अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो सब क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास का जो मतलब उनको पिता कहते हैं, हेरोडोटस कहते हैं, इसको हम पिता कहते हैं। इन्होंने हिस्ट्री नामक का इन्होंने पुस्तक लिखे। और सुनेंगे, और देखो एडी और यहाँ पर बीसी, तो ईस्वी के नाम सुनो, ईस्वी। अभी हम लोग ईस्वी चल रहा है बाबू, क्या चल रहा है, ईस्वी। ईस्वी से पहले ईसा पूर्व चलता था। एक आप नाम सुनेंगे, आप ईसा मसीहा, देखो यहाँ पर नाम दिया गया ईसा मसीहा। यह जो इनका जब जन्म हुआ था, तो जन्म से पहले का जो काल था, जो समय था, उसे बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। और जन्म के बाद उनके जो समय चला, उस समय को बोलते हैं हम लोग ईस्वी। क्या बोलते हैं, ईस्वी को बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं, हम लोग एडी बोलते हैं। अब सुनिए, यहां पर समझ में आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सी आगे, अब यहां पे ध्यान देंगे, थोड़ा सी आगे समझेंगे हम लोग। अब देखिए, अब जो है हम लोग का है, आप लोग का ईस्वी हो गया। अब देखो, अब यहां पर है आपका शताब्दी। क्या बाबू, शताब्दी। 100 साल, अब नाम से 100 साल, 100 साल की शताब्दी। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, इससे पहले 20वीं शताब्दी था, 21वीं के बाद में 22वीं शताब्दी आ रहा है। 100 वर्षों की एक शताब्दी कहते हैं, और 10 वर्षों को दशक कहते हैं। 100 वर्षों को एक शताब्दी कहते हैं, और 10 वर्षों को दशक कहते हैं। अब सुनिए, इतिहास की काल विभाजन 3 तरह का है। इतिहास की काल विभाजन कितने तरह का बाबू, 3 तरह के हैं। तीनों का हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास का जो काल है कितने तरह का है, 3 तरह का है। अब सुनेंगे, प्रोगोमिक इतिहास काल, जो 3000 आराम से लेकर 3000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब समझ रहे आप लोग। आगे ऐतिहासिक काल, जो 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, और उसके बाद में ऐतिहासिक काल, जो 6 ईसा पूर्व से वर्तमान तक, मतलब अभी तक। तीनों बार में देखो, वो काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उसे हम बोलते हैं प्रोगोगिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसका मतलब लिखित विवरण नहीं है, जिसका कोई लिखा जोखा नहीं है, उस इतिहास को हम बोलते हैं प्रोगोगिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल का मतलब जिसका मतलब लिखित विवरण उपलब्ध है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है, आज तक पढ़ा नहीं गया है, ऐसे काल को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। अब देखिए, अब जो आपका है ऐतिहासिक काल है, क्या है आपका है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका लिखित विवरण है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और मतलब लिख सकते हैं, तो उनको बोल सकते हैं, वह ऐतिहासिक काल हो गया। अब सबसे पहले जानेंगे इतिहास का स्रोत क्या है। इतिहास का हम लोग का स्रोत क्या है, तो इतिहास के स्रोत में हम जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखो, इतिहास को अध्ययन करने के लिए, इतिहास जो है उसको अध्ययन करने के लिए जिस स्रोतों का हम उपयोग करते हैं, इसे बोलते हैं इतिहास का स्रोत।
क्या बोलते हैं? इतिहास का स्रोत। जैसे आप कोई लिखित ग्रंथ ले लिए, चाहे कोई पुराना भवन हो गया, कोई सिक्का हो गया, आभूषण हो गया, जो मतलब किसी भी तरह से इतिहास की आपकी जानकारी होती है, उसे हम बोलते हैं इतिहास का स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इतिहास का स्रोत बोलते हैं। अब इतिहास का स्रोत को अध्ययन करने के लिए तीन चीज है। इतिहास के स्रोत को अध्ययन करने के लिए कितनी चीज है? तीन चीज है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पुराने वस्तुएं आ जाएंगे, साहित्यिक स्रोत के मतलब लिखित रूप आ जाएगा। अब विदेशी यात्रियों का विवरण, कोई कोई विदेशी यात्री भारत आया घूमने के लिए, अपने विवरण में लिखा भारत कैसा है, भारत कैसा था, कैसा दिखता था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में अब समझेगा हम पुरातात्विक स्रोत। क्या पड़ेगा? पुरातात्विक स्रोत क्या है, अब ध्यान देगा हम। अब देखिए, यह आप लोग कहा गया पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी, जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए विश्व सराहनीय जो है पुरातात्विक स्रोत है, जिसके अंतर्गत भवन, मनके, बर्तने, आभूषण, सिक्के इत्यादि से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग का पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब सुनिए, पुरातात्विक स्रोत का अंतर्गत है पुरातत्व आता है। विज्ञान की ओर, विज्ञान के मतलब पुरातत्व का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खोज करना पुरातत्व कहलाता है। अब छिपी वस्तु खोजेंगे और उसको खोज को उसको अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं पुरातात्विक, को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं। पुरातत्वविद बोलते हैं। अब उत्खनन का है, अब जैसे ही पृथ्वी को खनन कर रहे हैं, खान रहे, खुदाई कर रहे हैं, वस्तु ढूंढ रहे हैं, तो आपका उत्खनन हो गया। फिर उसके बाद में अभिलेख। अभिलेख धातु चाहे पत्थर किसी की सतह पर खोद कर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। जैसे मान लो आप लोग का धातु हो गया, इस पर ऐसे खोद कर, ऐसे ऐसे खोद कर ऐसे लिख रहे हैं, इस वजह से बाद ऐसे खोद कर हम लिखे। जैसे लिखे, यह हम लोग का ऐसा अभिलेख हो गया। तो पूरा अभिलेख समझ में आ गई। धातु या पत्थर को खोद कर लिखे गए लेख को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। आगे ध्यान दो, अभिलेख के बाद में अभिलेख शास्त्री है। क्या है? अभिलेख शास्त्री। अभिलेख शास्त्री आप लोग जानते हो, अभिलेखों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्री। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको हम बोलते हैं कार्बन 14 विधि। क्या बोलते हैं बाबू? कार्बन 14 विधि। यह एक वैज्ञानिक तिथि निर्धारण काल है। एक वैज्ञानिक तिथि निर्धारण काल है, ठीक है। इसे वैज्ञानिक को जिस पदार्थ पर कार्बन की मात्रा जितना ही मतलब कम रहता है, वह वस्तु चाहे वह पदार्थ इतना ही पुराना होता है। जिस पर पदार्थ की मात्रा मतलब कार्बन की मात्रा अधिक होता है, वस्तु नहीं होती है। ठीक। अब साहित्यिक स्रोत जानेंगे, पुरातात्विक स्रोत आप लोग जानेंगे। अब जानेंगे साहित्यिक स्रोत। अब देखिए, ये आप लोग का साहित्यिक स्रोत हो गया। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है बाबू लिखित प्रमाण। क्या आता है? लिखित प्रमाण, जिसे ग्रंथ हो गया, चरक के द्वारा लिखा गया पुस्तक हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, बौद्ध धर्म के हो गया ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, ये सब साहित्यिक स्रोत है। सब का है? साहित्यिक स्रोत। इससे भी इतिहास की जानकारी होता है। तो आपको यह क्वेश्चन आता है, इतिहास को जानने के लिए आप कौन कौन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत, जिसे पुराने वस्तुओं के हिसाब से जानेंगे। दूसरा का है आपका साहित्यिक स्रोत, जिसे लिखित रूप से हम जानेंगे कि इतिहास कितना साल पुराना है। फिर ये विदेशी यात्रियों का स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के मतलब दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक स्रोत, एक लौकिक स्रोत। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आता है 4। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आता है 4। एक है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया पुस्तक को ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। फिर बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को बौद्ध साहित्य कहते हैं। जैन साहित्य, जैन धर्मों के हिसाब से लिखे गए पुस्तकों को जैन साहित्य कहते हैं। और महाकाव्य, भारत में 2 महाकाव्य होती है, एक रामायण महाकाव्य, एक महाभारत महाकाव्य। ये महाकाव्य हो गया। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, जो ब्राह्मण साहित्य उनके अंतर्गत आ जाता है
जैसे वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिवेश हो गया, फिर उसके बाद में छंद हो गया, ये सब अनेक प्रकार की वस्तुएं आती है। अब ध्यान देंगे, अब उसके बाद में हम लोग का है, हाँ अब ध्यान देंगे इस पर थोड़ा सा। आप देखो इसको जगह समझने के आ जाइए। वेदों की संख्या कितनी है बाबू? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, वेदों की संख्या कितनी है बाबू हम लोग का? 4 है। वेदांगों की संख्या हम लोग का 6 है। वेदांगों की संख्या कितना है बाबू? 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। यहां से समझ में आया? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का नाम मतलब त्रिपिटक आते हैं, जातक आते हैं, मतलब बौद्ध धर्म के द्वारा लिखे गए पुस्तक से उसको भी जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में भी आता है, जैन साहित्य के हिसाब से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। महाकाव्य, महाकाव्य भारत का प्राचीन महाकाव्य है, जैसे रामायण महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य, इससे भी जानकारी मिलती है। जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, हस्तिनापुर हो गया, ये सब जो जगह के नाम है इससे जानकारी मिल जाती है महाकाव्य से भी। आगे ध्यान देंगे। अब लौकिक साहित्य, जैसे लौकिक साहित्य को कौन लेकर है? जैसे आप नाम सुने हुए चाणक्य, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया था। इसी प्रकार अनेक प्रकार के थे विद्वान, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आ जाइए मुद्राक्ष, मुद्राक्ष जो मुद्राक्ष था यह जो विशाखादत्त लिखे थे मुद्राक्ष, उसी तरह से इससे मालूम कर लेता है। अब चलिए फिर उसके बाद में हम लोग का यह है विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण, मतलब किस तरह से विदेशी यात्री आए भारत में। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत में विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत के भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक यूनानी राजदूत मेगास्थनी द्वारा लिखा गया था। इंडिका जो पुस्तक था यूनानी राजदूत था जो मेगास्थनी द्वारा लिखा गया था। वह मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे भारत। आने के बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंडिका नामक पुस्तक में लिखे। फिर उसके बाद में ताकि हिंद पुस्तक अल बर्नी द्वारा लिखा गया था। अल बर्नी भी भारत आए थे घूमने के लिए। इबन बतूता आए थे, बर्नियर आया था, अनेक प्रकार के यात्री आए थे जो भारत के अनेक प्रकार के विवरण दिए थे। अब सुनेंगे संस्कृति से भी कह सकते हैं। प्रतिनिधि या संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली से होते हैं और समानता एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा काल खंड में संबंध पाए जाते हैं। संस्कृति शब्द कहते हैं कि जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जिस क्षेत्र में आदमी रहते हैं वहां की संस्कृति, वहां के रहन सहन, वहां की स्थिति होती है, वो हम लोग का संस्कृति होता है। जैसे हम लोग बिहार है, अपने यहाँ रहते, जैसे भी रहते हो आप लोग अपने जीवन शैली रहते हो, हम लोग का संस्कृति है। बड़ों का आदर करना, छोटे को सम्मान करना, ये सब संस्कृति है। तो ये हम लोग का जीवन शैली हो गया। आप पढ़ेंगे अभी पुस्तक हिसाब से हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे बाबू? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है? आप ध्यान देंगे। हड़प्पा जो सभ्यता था बाबू, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान खोज हुआ था, इसीलिए इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा पहले समझो। जैसे जगह के नाम होती है वो हड़प्पा जगह के नाम, तो वहां पर कोई कार्य हो रहा था, कार्य के दौरान उस बस्ती की खुदाई किया गया तो अनेक प्रकार की बस्तियां मिलने लगी। इस बस्तियों की वहां जगह के नाम थी हड़प्पा, इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता रख दिया विद्वानों ने। समझ में आया हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया नाम? क्योंकि हड़प्पा की जो सर्वप्रथम खुदाई किया गया था तो खोदने वाले जो जगह था, जो स्थान थी, वो हड़प्पा नामक स्थान को खोदा था, इसीलिए उसका हड़प्पा नाम हुआ। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जो सिंधु घाटी जो नदी है इसके आसपास के इलाका में फैला हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी भी सभ्यता कहते हैं। आगे समझेंगे। आगे जो है अगला देखिए, अगला जो हम लोग का है
आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी, वहां पर नगर की व्यवस्था थी, इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। आगे समझेंगे, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग में की सभ्यता थी, वहां पर कांस्य युग के समय गास्ता और टीना के अनेक प्रकार के बनता था वस्तु, जैसे कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। इन लोग हड़प्पा वासी को लोहा के धातु ज्ञान नहीं था, इसीलिए आगे लग गए। हड़प्पा सभ्यता में आगे ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसको मतलब कह सकते हैं कि इसका लिखित विवरण है, इसका जो लिखित विवरण हम लोग का है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है। यहाँ के जो लिपियां है, जो लिखा गया है, आज तक कोई विद्वान नहीं पढ़े, इसीलिए इसे आगे ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा और मोहन हड़प्पा सभ्यता को दो प्रमुख नगर था। यहाँ पे देखो मोहनजोदड़ो होगा बाबू, मोहनजोदड़ो यहाँ पे क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का दो प्रमुख केंद्र था। जिस तरह से अब हम लोग राजधानी जैसे पटना है, उसी तरह से मतलब प्रमुख केंद्र था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था, जैसे अभी हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर है, उसी तरह से यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा सभ्यता भी कहा जाता था, इसकी राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता जो काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की काल थी। जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया था। कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया था। तीन तरह से आपको कह सकते हैं। अभी कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक तिथि से देखेंगे यह समय था, ऐसे हड़प्पा सभ्यता के देखेंगे तो यह था, और जॉन मार्शल के हिसाब से देखेंगे हड़प्पा सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। जो ईसा पूर्व होता है वो उल्टा चलता है, जो ईस्वी का है सीधा चलती है। आगे ध्यान देंगे, आगे हड़प्पा सभ्यता के बाद की काल को पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। पर्वतीय हड़प्पा का काल मतलब 900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता भी कहते हैं। सर्दी हो गया है। आइए हड़प्पा सभ्यता की स्रोत की जानकारी, हड़प्पा सभ्यता की स्रोत की जानकारी देखो, कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, मिश्रित सभ्यता भी कह सकते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता भी कह सकते हैं, चाहे चीन की भी सभ्यता कह सकते हैं। मतलब ये सबसे मिला जुला जो यह सभ्यता है, जो यह सभ्यता है, इसे तीनों सभ्यताओं से मिला जुला सभ्यता रहता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का आवास होता है भवन, निद्रभांड, आभूषण, औजार, मोहरे, हड़पाई मोहरे, इस समय तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जानकारी। वहां की जो भवन थी उससे यह जानकारी मिलता है कि हड़प्पा कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता क्या था। मृत भांड, जो वहां के जो वस्तुएं थी, चाहे मने बर्तन उतर था, चाहे उसके बाद में कब्र वगैरह होता था, उसकी जानकारी। आभूषण, जो गहना होना उससे भी जानकारी मिलता था, उस पर कैसा मोहर था, कैसा कारीगर, उसके बारे में। औजार समझ रहे, मोहर समझ रहे, जैसे आज की डेट में इनको लगे हम लोग मोहर मारते हैं इसे, उस समय जो मोहर थी वह हड़पाई मोहर बनाती थी, जो हड़पाई मोहर तेल खड़ी नामक पत्थर से बना हुआ करता था। आगे समझेंगे, फिर इसके बाद देखते आगे। अब हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। भारत जो हड़प्पा सभ्यता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या हुआ है, फैला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद इधर जान देते हैं, अब समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है,
हड़प्पा सभ्यता का कार्य कैसा है, इस तरह से, मतलब इस तरह से हड़प्पा सभ्यता है, त्रिभुजाकार के रूप में है हड़प्पा सभ्यता। ठीक, और सुनिए, पूर्व में आलमगिरी, पूर्व पर मेरठ में बात है, पश्चिम में बलूचिस्तान कह सकते हैं, उत्तर में मांडा कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में महाराष्ट्र कह सकते हैं। यह मतलब हड़प्पा सभ्यता का चौहदी हो गया, जो मतलब फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी प्रमुख स्थल क्या थी, इसमें प्रमुख था, पहले हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, असिंगुरे था, उसके बाद में लोथल था, फिर उसके बाद में धौलावीरा था, काली बनवाली था, काली बगान था, रोपड़ था। ये जो प्रमुख थी। आज के डेट में जो रोपड़ है पंजाब में है, और जो हड़प्पा है आज के डेट में पंजाब और पाकिस्तान में है, और जो मोहनजोदड़ो सिंधु और पाकिस्तान में है। यह सिंधु और पाकिस्तान ये सब प्रमुख केंद्र है। सब क्या है आप लोग का, यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का आपका प्रमुख केंद्र है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे सासाराम हो गया, गाया हो गया, ये सब प्रमुख केंद्र है। उसी तरह से हड़प्पा का क्या था, सब प्रमुख केंद्र था। और ध्यान देंगे आगे, आगे समझते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज करने वाले स्थल को हड़प्पा स्थल कहते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के में स्थित है, इसे जानते हो आप लोग। हड़प्पा सभ्यता जो खोज था 1921 ईस्वी में दायर अंसानी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता जो खोज हुआ था 1921 ईस्वी में दायर अंसानी किए थे। और जो हड़प्पा था रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर, रावी। पहले मतलब संसाधन नहीं थी, जल की मतलब पानी निकालने की व्यवस्था नहीं रहा करते था, तो उस स्थिति में जो लोग, जो गांव होती थी, अधिकांश नदियों के किनारे बसा होता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी यह रावी नदी क्या रहता। हड़प्पा में स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ ठोस पहिए वाली गाड़ी साक्ष्य के रूप में मिले हैं। वहां पर जो मूर्ति मिली थी, उस मूर्ति में जो स्त्री होती थी गर्भ से पौधे निकले जैसा मिला है। वहां पर बैलगाड़ी की पहिए मिले हैं, अनेक प्रकार के मिले हैं। आप समझेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो, सिंधु भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या बाबू, मृतों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी के प्रांत तक फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कांस्य की मृत अनागर, स्नानघर, 3 मुख वाले देवता और मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखा दास बनर्जी ने किया था। राखा दास होगा यहाँ पर, ठीक है, राखा दास बनर्जी ने किया था। ये आप लोग को समझ में आया। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। अब आगे क्लास से आप लोग का कल नेक्स्ट करते हैं। पढ़िए आप लोग इतना रिवीजन के लिए। देखते हैं आगे क्लास कल क्या हो रहा है, उसके बाद उससे पढ़ाई करते हैं। और कल हो सकता है कि 10वीं क्लास में हम क्लास में 12 क्लास में ना ले पाए। ठीक, धन्यवाद।